અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતમાં 7 મે લોકસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન થવાનું છે। મતદાન પહેલા દરેક ઉમેદવારો ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા છે। દેશભરમાં લોકસભાની ચૂંટણીનો પ્રચાર પ્રસાર પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યો છે। આ સંદર્ભે આજે ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાઓએ ચૂંટણીને લઈને સભાઓ યોજાઈ રહી છે। આજે રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે અમદાવાદમાં સભા સંબોધી તો સાથે જ અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ પણ હાજર હતા। રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે આજે રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરી તેમણે ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા। તેઓએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે બેરોજગારી અને મોંઘવારી દિવસે ને દિવસે વધતી જઈ રહી છે। જુઓ વધુમાં તેઓએ શું કહ્યું। बेरोजगारी चाहे गरीब अमीर की बीच में खाई बढ़ती जा रही है, चाहे प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, इस पे क्यों नहीं बहस हो रही है? तो आप सोच लीजिए कि चुनाव, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इस खतरनाक स्थिति से मुल्क गुजर रहा है, जहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है और जिस रूप में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, यूएनए को, अमेरिका को, जर्मनी को, कई मुल्कों को बोलना पड़ा कि देश में हो क्या रहा है। जिस देश का सम्मान हम करते हैं, दुनिया सम्मान करते हैं यहाँ की डेमोक्रेसी की, उस देश में डेमोक्रेसी का क्या होगा? ये अगर कमेंट्स दुनिया भर से आने लग गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ अगर कहे तो पूरी दुनिया के जो मुल्क मेंबर हैं 170 के आसपास, वहाँ क्या बात पहुंची होगी, कोई सोच सकता है क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड, अगर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड खुद कहे ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और मोदी जी खुद के बारे में, उनकी गवर्नेंस के बारे में क्या क्या कहा वो भी आपको मालूम है, वो भी वापस रिपीट क्या करूँ सबको मालूम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है और क्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सोना इकट्ठा कर लेंगे, 2 भैंसे तो 1 भैंस ले लेंगे, 4 एकड़ जमीन 2 एकड़ जमीन ले लेंगे, मंगलसूत्र लेके उनको बांट देंगे, दूसरे लोगों को बांट देंगे। ये कोई प्रधानमंत्री की, दुनिया किसी प्रधानमंत्री की क्या कोई लैंग्वेज हो सकती है क्या? ये लैंग्वेज की राजनीति की बात नहीं है। हमें चिंता करेंगे हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री। मैंने मोदी जी को भी कहा था यहाँ पर मानगढ़ के अंदर कि मोदी जी आप दुनिया में जाते हो, हम लोग एक स्टेज बैठे थे चल रहा था मानगढ़ में, मैं कहा दुनिया भर में जाते तो लोग कहते हैं कि देखिए मतलब हिंदुस्तान के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, देश के बारे में एक अलग सम्मान है। वो इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि देश में एक गांधी का देश है। ये किस प्रकार से डेमोक्रेसी जिंदा रखा है 70 साल तक, इसलिए सम्मान होता है आपका। आज उन बातों की धज्जियां उड़ रही है। हम चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं आने वाले वक्त में किस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ पकड़ नहीं करी। 600-700 किसानों को मरना कोई मामूली बात नहीं है और कोई अफसोस नहीं, देश के अंदर कोई संवेदना नहीं। और आपने 1.5 साल तक उनको बैठा रखा, फिर वादा किया, फिर वादा खिलाफी करी। मैं खुद जब मुख्यमंत्री था, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे यहाँ पर 98 के अंदर 2003 तक, तब मोदी जी बोला करते थे कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। अब जब 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, अब गारंटी की बात है, पूरे देश भर में गारंटी से भरा हुआ है। ना तो बीजेपी का नाम है, ना कैंडिडेट का नाम है, ना फोटो है, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी शुरू हो गई थी 14 के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख में बांट दूंगा, वो तो कोई मालूम जुमला था, उन्होंने खुद ने कह दिया। तो मुझे बताओ कि काला धन लेके आने के बाद
अच्छे दिन आने के बाद किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। पिंक रिवोल्यूशन की बात करते थे वो उस वक्त में, वो तमाम जो वादे उस वक्त में थे उनके, उन गारंटियों का क्या, वो भी गारंटी थी उनकी, वो भी गारंटी थी, उसका क्या हुआ है हम तो पूछते हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिन हमारे जो पुराने दिन थे वो लौटा दी। ये कहाँ की समझ आ रही है? 22 साल हत्या करना सीख जाएगा, वो बेरोजगार होगा तो क्या होगा देश के अंदर। तो ये तमाम बातें क्या इतनी कम है। मैं तो खाली मुख्य मुख्य बातें आपसे शेयर कर रहा था, जिससे कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं कि किस प्रकार से आज जो हालात हुए हैं जो आपके सामने, और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री 2 भैंसे हैं, 1 भैंस ले लेंगे, कहाँ की सोच लेगा आगे। ये भैंस कैसे याद आ गई, मैं पूछ रहा था मोदी जी से, आपको भैंस क्यों याद आए, उसके पीछे क्या याद है? भैंस के उदाहरण आपने क्यों दिया, मंगलसूत्र का उदाहरण दे दिया आपने। तो आपको अगर ये भ्रम है कि ये इस प्रकार से पब्लिक जो है मैसेज ले लेगी मेरा, वो टाइम गया, अब आपका टाइम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आप नहीं जीतने जा रहे हो, हर राज्य में स्थिति बदल रही है, अंडरकरंट चल रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में। मुझे लगता है, मैं राजस्थान से आया हूँ, मुझे लगता है कि अंडरकरंट चल रहा हो, राजस्थान में अंडरकरंट चल रहा है। और 2 इकाई में अगर आंकड़ों में हम जीत के आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक मिनट हाँ यस सर, पीएम ने आज उनकी सभा में कहा है, राहुल जी का नाम लिए बिना, कि ये जो अनामत को लेकर बात है उसमें मुस्लिमों को अनामत नहीं दी जाएगी और SC ST OBC की अनामत जो है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आरक्षण को मोदी ने समझा आरक्षण किसी का SC ST ये नहीं होगा, नहीं मिल जाएगा, सही आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। हाँ हम तो बोले ये ऐसा बोला है कि हम डर रहे हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी उनको, इतने घबराए हुए हैं। 400 पार की बात क्यों की उन्होंने, कांग्रेस मुक्त भारत की बात क्यों की उन्होंने। ऐसा माहौल बनाया 10 साल के अंदर कि आज लोगों को एहसास हो गया, हिंदुस्तान भर के शेड्यूल ट्राइब लोगों को किसने जाके कहा ये बातें, उनके जहन में बात आ गई कि 400 की बात कर रहे हैं, ये समझते उन्हें है, इसका मतलब ये संविधान को बदल देंगे। ये इश्यू क्यों बना, उनको समझ नहीं पड़ रही है, नहीं बदलेंगे। अम्बेडकर साहब खुद आ जाए तो नहीं बदलेंगे। अब अम्बेडकर साहब का उदाहरण देने की जरूरत क्या थी उनको। तो कहने का मतलब ये उन्होंने खुद ने माहौल जो बनाया देश के अंदर, उसके कारण सब कुछ हुआ है। धर्म के आधार पर उन्होंने बोला है कि ये आरक्षण का जो डिवाइडेड सिस्टम करने की जो बात है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, जो कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश का जो उदाहरण है उसके आधार पर बोला है उन्होंने, उस पर लेके क्या स्टैंड है कांग्रेस का। नोट इश्यू सेकंड थिंग यस ये बोले भाई 1 मिनट, ये बोल रहा है कि धर्म के आधार पे आरक्षण गलत है, झूठ बोल रहे हैं। देखो हमारे मैनिफेस्टो को वो तोड़ मोड़ के बात कर रहे हैं, तब मैं कर सकता हूँ। यस 1 मिनट मैनिफेस्टो में अधर्म के आधार पर नहीं है, नहीं वो मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं कहा गया है, किसने वो कहा? गलत बता रहे हैं। यस 1 मिनट गौरव भाई प्लान जाना प्रधानमंत्री ने आनंद में ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन के इरादे बहुत खत्म आ गए। पहले लव जिहाद था, फिर लैंड जिहाद आया, अब ये वॉट जिहाद की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन पे कि वो वॉट जिहाद की बात कर रहे हैं। लव जिहाद मैंने ही तो कहा आपको। इस पर प्रधानमंत्री जी जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं इतने ही कह सकता हूँ कि एक बुखला व्यक्ति कोई होता है, वो जब
उसके मुंह ऐसी भाषा निकलती है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या निकल जाता है। ये उनकी स्थिति बन गई है। गहलोत जी, यस कमल भाई, गुजरात में है। गुजरात में उन्होंने फिर एक बार कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप ओपन हो गई है। फिर एक बार पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पूरे चुनाव में। फिर एक बार बात हुई पाकिस्तान और कांग्रेस के साथ जुड़ा ये भी उसी का, जो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा ना, कि वो क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। वो स्थिति में पहुंच गए, उनके दिमाग में इतनी बौखलाहट हो गई है कि वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान लेके आ गए। वो आपके सामने है। बांसवाड़ा के बाद में जो बातें बोल रहे हैं वो सब जगह, वो बातें कोई मेल नहीं खाती ना हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, उसको इंटरप्रेट वो कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, हम विकास के नाम पे बात करना चाहते हैं। बात ये है, हम चाहते हैं कि जो इश्यू है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, आप इसी पे बात करो हमसे। वो बहस क्यों नहीं करते अपने मैनिफेस्टो, हमारे मैनिफेस्टो। अगर उन्हें हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को कि उनका मैनिफेस्टो हमारा मैनिफेस्टो, उस पर देश में बहस हो जाए। यस कमल, 2 चरण का इलेक्शन खत्म हुआ। पहले जो परसेंटेज आए थे, उसके बाद 11 दिन के बाद जब परसेंटेज आए तो वो परसेंटेज बढ़ा के 6 या 7% बढ़ा के परसेंटेज आए। उसमें आपका क्या वोट का जो शेयर हुआ था तो 6% बढ़ गया 11 दिन में। हाँ, ये आपने जो पॉइंट उठाया है, शायद आप इंडियन एक्सप्रेस में जो उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, यस, ये चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस ने उसको प्रोटेस्ट भी किया है, हम भी प्रोटेस्ट करें राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने कहा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसी ढंग से इलेक्शन कमीशन भी जो है जिस दबाव में काम कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वरना बांसवाड़ा के भाषण के बाद में अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता चलता तो प्रधानमंत्री पर कम से कम 7 दिन के लिए कैंपेन के लिए रोक लगा सकता था। इतना खतरनाक वो स्पीच थी उनकी। अगर ज्यादा कुछ नहीं भी करते मान लो तो कम से कम 7 दिन के लिए रोक लग जाती कैंपेन करने में। तब भी जो है एक मैसेज अगर दुनिया भर के अंदर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। यस मिस्टर, उसकी तो हम लोग फिक्र मंगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। देखते यस चलो सर, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय का आंदोलन चल रहा है। आपके संज्ञान में होगा कि में ऐसे चल रहा है। कुछ के राजस्थान में लगते हैं गुजरात में बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय का आंदोलन, और राजस्थान में इसका क्या असर नहीं रहा है। कुछ चरण में चुनाव आने वाली है। देखिए, इसका शहर खाली क्षत्रिय समुदाय नहीं है, थोड़ा ज्यादा कम जो है सभी समुदाय होता है। अगर आप ऐसे को कमेंट करो ये समाज को जाति विशेष को हिट करे तो उनके लिए तो तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। और आप यहाँ देखो आप लोग यहाँ पे गाँव जाते हैं, मेहनत करते हैं हमारी तरह। आप भी तो राजनीति में, आप भी तो पत्रकार में कोई भूमिका कम नहीं होती राजनीति के लिए, समाज के लिए। कांग्रेस कमेटी और लाइब्रेरी के लिए उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किए हैं। राजभवन ने आज कहा कि वो आज पता नहीं कर रहे। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जो बड़ी पार्टी छोड़ना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीजेपी की मैनिफेस्टो
पब्लिक लक्षी नहीं है, तो भी ये लोगों तक पहुंचाने क्या क्या दिक्कत? नहीं, ऐसा है, हमें लगता है ये आधा काम तो हमारा बीजेपी ने कर दिया है, आधा काम बीजेपी ने कर दिया है, आधा काम मोदी जी ने कर दिया है। जब उन्होंने कमेंट किए मैनिफेस्टो पर, उन कमेंट को मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, और जिस प्रकार से उन्होंने हमारी व्याख्या की मैनिफेस्टो की, तो लोगों ने, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया उसको पहली बार, तो हमारा काम हो गया और गांव तक पहुंच गया। અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝને યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્ત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।